हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे विवर्तन के बारे में कंप्लीट। सबसे पहले हम देखेंगे विवर्तन का शॉर्ट प्रैक्टिकल, ताकि हमें पता चल जाए कि वास्तविक जीवन में विवर्तन होता कैसा है। फिर प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड फाइल में कैसे करना है। थ्योरी के जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो, विवर्तन संबंधित जो भी सूत्र हमारे काम के हैं वो, विवर्तन के प्रकार कितने हैं, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे, और दैनिक जीवन में इसके उदाहरण, ये सब कंप्लीट करेंगे। हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन पूरी बात ये नहीं है। जब भी प्रकाश के रास्ते में कोई रुकावट यानी कोई अवरोधक आ जाता है, तो ये क्या करता है, उस अवरोधक के किनारे से मुड़ जाता है। इसी घटना को आज हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे, जिसका नाम है एकल जीरी या पतले रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। इसमें हम एक ब्लेड के किनारे से प्रकाश को मोड़कर देखेंगे। लेकिन प्रकाश ऐसे ही नहीं मुड़ेगा। इसके मुड़ने की भी एक शर्त है कि जिस अवरोधक या द्वारक यानी जिस भी छिद्र से या स्लिट से अपन प्रकाश को गुजार रहे हैं, उसकी जो चौड़ाई है, उसका जो आकार है, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी प्रकाश की लैम्डा के लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर छिद्र का आकार लैम्डा से ज़्यादा बड़ा है तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले एक डब्बा ले लेते हैं ऐसा, जिसके सामने वाले हिस्से पर मैंने एक खड़ी स्लिट काट दी है, ताकि लाइट इसके अंदर से जा सके। फिर क्या किया है, उस स्लिट के आगे दो ब्लेड ऊर्ध्वाधर चिपका दिए हैं टेप की सहायता से। अब इन ब्लेड के बीच में गैप अपने को कम से कम रखना है, ताकि इनके बीच की दूरी उतनी ही रहे जितनी की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है। ब्लेडों से गुजरकर लाइट सामने जिस भाग पर टकराएगी, वहां हमने एक सफ़ेद पर्दा लगा दिया है, एक सफ़ेद कागज़ चिपकाया है, ताकि हम विवर्तन का प्रतिरूप है वो स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकें। प्रकाश स्रोत के रूप में हम साधारण बाजार में मिलने वाली लेज़र लाइट काम में लेते हैं, जो पेन वाली लेज़र होती है। विवर्तन देखने के लिए सबसे पहले लेज़र को हम, जो ब्लेड की जीरी है, उसके ठीक सीध में रख लेते हैं। एक बार जला के चेक कर लेते हैं कि एकदम बीचों बीच जीरी पर लाइट पड़ रही है या नहीं। जीरी से गुजरने के बाद ये लाइट सामने वाले पर्दे के ऊपर विवर्तन प्रतिरूप बनाती है, जो हमें कुछ इस प्रकार का मिलता है। जो हमारी जीरी थी ब्लेड वाली, वो तो एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ी थी, लेकिन फिर भी जो लाइट है वो इस जीरी के किनारे से मुड़कर केंद्र से इतनी दूर तक पहुंच गई। यही घटना है विवर्तन। इस विवर्तन प्रतिरूप को हम देखें तो यहाँ हमें मध्य में बीचों बीच एक तेज चमकीली फ्रिंज मिलती है, जिसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा है। उसके दोनों ओर दो काली फ्रिंजें हैं। उसके बाद में दो और चमकीली फ्रिंजें हैं, जिनकी तीव्रता बीच वाली फ्रिंज से कम है। तो इस प्रकार केंद्र से दूर जाने पर हमें एकांतर क्रम में चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। लेकिन जो चमकीली फ्रिंज केंद्र में, उसकी तीव्रता अधिकतम है। उसके बाद वाली चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता केंद्र से दूर जाने पर कम होती जाएगी। इसी प्रकार जो काली फ्रिंजें हैं, उनकी चौड़ाई केंद्र से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे बढ़ती जाएगी। विवर्तन में चमकीली और काली फ्रिंजों की बाउंड्री एकदम स्पष्ट नहीं होती, अर्थात इनकी सीमा एकदम स्पष्ट नहीं है कि यहाँ तक चमकीली है और इसके बाद में काली है। चमकीली फ्रिंज बीच में अधिक चमकीली है, लेकिन किनारों पर जाते हैं तो वहाँ उसकी चमक है वो कम होती जाती है। अब हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड फाइल के अंदर लिखने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले हमें वाइट पेज के ऊपर ये दोनों ब्लेड वाला और जीरी वाला चित्र बनाना है। इसी वाइट पेज के ऊपर ही हमें तीव्रता वितरण का जो चित्र है, जो प्रैक्टिकल से हमें तीव्रता वितरण प्राप्त हुआ है, उसका चित्र भी वाइट पेज पर ही बनाना है। लाइनदार पेज पर इनके ठीक सामने सबसे पहले उद्देश्य, फिर उपकरण, फिर इसका सिद्धांत, यह सब लिखना है। इसी लाइनदार पेज पर आगे सिद्धांत के बाद में जो परिणाम यानी रेजर ब्लेड की सहायता से हमने विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया, यहाँ तक कार्य करना है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण। तो सबसे पहले, जब किसी अंधेरे कमरे के अंदर गेट के बीच में बहुत ही थोड़ी सी जगह हो, पतली सी स्लिट का निर्माण हो, तो इस प्रकार लाइट हमें उसके किनारों से मुड़ती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार जो हमारी सीडी या डीवीडी होती हैं,
उनके ऊपर बहुत ही कम गैप के ट्रैक बने होते हैं, जिनके बीच का गैप बहुत कम होता है। तो वहाँ पर विवर्तन की घटना हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब बादल होते हैं और वो सूर्य की लाइट के रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो वहाँ भी जो लाइट होती है वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो इस प्रकार का प्रतिरूप हमें विवर्तन का दिखाई देता है। अब हम देखते हैं विवर्तन के लिए पथांतर का सूत्र और उसके बाद थ्योरी के कुछ पॉइंट। तो इसके लिए हमें इस प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा एक बिंदु प्रकाश स्रोत है। उस प्रकाश स्रोत को हमने उत्तर लेंस के फोकस पर रख दिया है। फोकस बिंदु पर रखने से क्या होगा, इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो उत्तर लेंस से गुजरने के बाद इसके अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये समांतर किरणें हम आपतित करते हैं हमारे अवरोधक या द्वारक पर। तो हमारा जो द्वारक है वो एसी है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, ए। अब एसी के अंदर से ही लाइट जाएगी, इसके ऊपर और नीचे से लाइट नहीं जाएगी, बाकी लाइट को हमने रोक दिया है। एसी के अंदर से जो लाइट जाएगी पतली स्लिट में से, उसकी दो रेखाएं कोई ले लेते हैं। एक ए से मान लो मुड़ गई प्रकाश किरण और वो पहुंची बिंदु पी पर, और एक सी से दूसरी प्रकाश किरण है जो पहुंची है बिंदु पी पर। तो पी पर कोई फ्रिंज बनेगी। अब ये फ्रिंज दीप्त भी हो सकती है यानी ब्राइट हो सकती है, या अदीप्त यानी डार्क भी हो सकती है। तो इसके लिए अपन पथांतर का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो हमारे द्वारक की चौड़ाई एसी की हो गई ए। पथांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पथांतर मतलब होता है पथ का अंतर, यानी रास्ते में गैप कितना आया। तो ए से पी तक और सी से पी तक जो प्रकाश किरण जा रही हैं उनके रास्ते का अंतर जानने के लिए अपन क्या करेंगे, ए से और सीपी के ऊपर एक लंब डाल देंगे। ये लंब हो गया हमारा ए एम। तो अब एपी और सीपी के पथ का जो अंतर है वो है हमारा सीएम, क्योंकि एपी और एमपी तो दोनों बराबर हो गई, तो सीएम के बराबर ही रास्ते का अंतर है। अब सीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए सी एम के अंदर साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो वहां से हमारे पास थीटा में और ए में संबंध आ जाएगा और पथांतर सीएम में भी संबंध आ जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा बराबर हो गया सी एम अपॉन ए, तो सी एम बराबर आ गया ए साइन थीटा। अब अगर बिंदु पी पर हमारी कोई काली फ्रिंज बन रही है, तो उसके लिए जो सी एम होगा वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा। इसीलिए काली फ्रिंजों के लिए पथांतर क्या होगा, एन लैम्डा बराबर ए साइन थीटा। इसी प्रकार जो ब्राइट फ्रिंज होंगी या चमकीली फ्रिंज होंगी, मान लो पी पर चमकीली फ्रिंज बन रही होगी, तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा एन प्लस हाफ इंटू लेमडा बराबर ए साइन थीटा। यहाँ एन है फ्रिंज संख्या, यानी कि अंदर से हम गिन लेंगे कि तीसरी एक, चौथी एक, पांचवी है, चाहे चमकीली हो या काली, उस फ्रिंज की संख्या। लेमडा है आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ए है जो हमारा द्वारक है उसकी चौड़ाई। और थीटा, थीटा है एक, तो हमने चित्र में कौन बनाया है, दूसरा उसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, अगर हमारे द्वारक के मध्य बिंदु को हम बिंदु पी से मिला दें तो आपतित प्रकाश की दिशा के साथ ये जो कोण बनाएगा वो भी क्या कहलाएगा, कोण थीटा। अब हम बनाते हैं तीव्रता वितरण का ग्राफ। जो हमें पर्दे पर कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था, बीचों बीच चमकीली फ्रिंज, फिर काली, फिर चमकीली फ्रिंज है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चित्र का इशारा लेते हैं। जो हमने चित्र बनाया है इसके सामने स्रोत, प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रही है उसके ठीक सामने सबसे अधिक तीव्रता प्राप्त हो रही थी, इसीलिए हमने इस बिंदु पर एक अधिक तीव्रता का ग्राफ बना दिया है जिसमें तीव्रता अधिकतम दिखाई दे रही है। इस ग्राफ को हम एक बार खड़ा बना रहे हैं, फिर इसको आड़ा बना के भी देखेंगे। इसको हम केंद्रीय उच्चिष्ट कह सकते हैं। फिर इसके दोनों तरफ हमें मिली थी काली फ्रिंजें, तो एक नंबर पर हमने दोनों तरफ निम्निष्ट जो बनाया है उसका मतलब है वहाँ पर तीव्रता कितनी है, शून्य, तो यहाँ काली फ्रिंज है। फिर इन काली फ्रिंजों के ठीक बाद में हमें मिली थी कम तीव्रता की फ्रिंजें। तो 1 से 2 के बीच में जो तीव्रता का वितरण दिखाई दे रहा है उसमें केंद्रीय तीव्रता की तुलना में कम तीव्रता की 2 फ्रिंजें बन रही हैं। इसी प्रकार हम जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते जाएंगे तो चमकीली और काली फ्रिंजें लगातार क्रम में हमें प्राप्त होती रहती हैं। अब इसी ग्राफ को यदि हम सिंपल कागज़ पर बनाएं तो एक्स अक्ष पर अपन थीटा ले लेते हैं
और वाई अक्ष पर तीव्रता ले लेते हैं, तो बीचों बीच हमें बिंदु ओ पर अधिकतम तीव्रता की फ्रिंज मिली, तो केंद्रीय उच्चिष्ट हमने यहाँ बना दिया। फिर उसके दोनों ओर काली फ्रिंजें बना दी। फिर उसके बाद में कम तीव्रता की दो चमकीली फ्रिंजें, फिर काली फ्रिंजें, फिर और कम तीव्रता की काली चमकीली फ्रिंजें। इस प्रकार एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंजें हमें केंद्र से दूर जाने पर प्राप्त होती जाती हैं। अब हम देखते हैं विवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि विवर्तन होता ही क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी अवरोधक या द्वारक उससे गुजरती है, तो वो अवरोधक या द्वारक के किनारे से इसकी ज्यामितीय छाया में मुड़ जाती है। यही हमने प्रैक्टिकल में देखा। इसी को क्या कहते हैं? विवर्तन। दूसरी भाषा में कहें तो जब कोई तरंगाग्र, जो हाइगेंस के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं ना, तरंग का एक भाग, वो किसी अवरोधक से गुजरता है, तो वो अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रसारित हो जाता है। इसी को विवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है, विवर्तन के लिए कंडीशन क्या है, यानी विवर्तन की आवश्यक शर्त। तो जो अवरोधक है या जो द्वारक है जिसके अंदर से, जिस छेद के अंदर से प्रकाश गुजर रहा है, उसका जो आकार है वो गुजरने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा की कोटि का होना चाहिए। यानी लैम्ब्डा के बराबर लगभग आकार का होगा तभी विवर्तन होगा। अगर वो लैम्ब्डा से अधिक बड़ा है, तरंगदैर्ध्य से अधिक बड़ा द्वारक या अवरोधक है, तो प्रकाश के विवर्तन की घटना हमें दिखाई नहीं देती है। अब विवर्तन का कारण क्या है, यानी विवर्तन क्यों होता है? तो विवर्तन का कारण है तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या होता है? जब समान दिशा में गति करती हुई समान आयाम, समान तरंगदैर्ध्य और आवर्ती की तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं, तो मिलकर वो एक नई तरंग का निर्माण करती हैं, तो उसके कारण विवर्तन होगा। तो एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, उनके अध्यारोपण के कारण क्या होता है? विवर्तन। तो जैसे प्रकाश का एक तरंगाग्र है, उसके सभी बिंदु होते हैं, वो एक प्रकाश स्रोत की तरह काम करते हैं, और उनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगें जब आगे जाके किसी बिंदु पर मिलेंगी, तो वहाँ हमें क्या दिखाई देगा? विवर्तन का प्रतिरूप। तो विवर्तन का भी वही कारण है जो व्यतिकरण का होता है। अब श्वेत प्रकाश का विवर्तन पैटर्न कैसा होता है? यानी यहाँ तो हमने जैसे लेजर वाला लिया था उदाहरण के अंदर, अगर लेजर की जगह श्वेत प्रकाश ले लें तो उसका विवर्तन का प्रतिरूप कैसा दिखेगा? तो उसमें क्या होगा, जो हमें यहाँ मध्य भाग में चमकीली फ्रिंज मिली थी, ठीक वैसे ही वहाँ भी मध्य भाग में एक श्वेत और चमकीली फ्रिंज मिलेगी, और उसके बाद में क्या होंगी? दोनों तरफ काली फ्रिंजें। उसके आगे क्या होगा? क्योंकि श्वेत प्रकाश है उसमें सातों रंग हैं, तो विबग्योर यानी बैंगनी और नीला जो हमारा क्रम आता है लाल तक, उसके क्रम में हमें रंगीन चमकीली रेखाएं प्राप्त होंगी। उनके बाद में फिर काली फ्रिंज और फिर वही चमकीली रेखाएं। तो जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि बैंगनी से लेकर लाल रंग के क्रम में हमें रेखाएं केंद्र से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये श्वेत प्रकाश का विवर्तन पैटर्न है। नेक्स्ट, विवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। एक फ्रेनल विवर्तन होता है और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है कि यदि द्वारक या अवरोधक की प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरी निश्चित है, तो ये फ्रेनल विवर्तन होता है। कैसे? जैसे हमने आज जो एक्सपेरिमेंट किया है अभी, उसके अंदर हमने एक लेज़र लाइट ली, उससे जो लाइट है हमने ब्लेड के ऊपर जीरी पे डाली, और फिर हमें पर्दे के ऊपर प्रतिरूप प्राप्त हो गया। तो यहाँ लेज़र की और इस पर्दे की दोनों की हमारी जीरी से दूरी क्या है? निश्चित है, फिक्स है। इसीलिए कौन सा विवर्तन हो गया? फ्रेनल विवर्तन हो गया। दूसरे प्रकार का विवर्तन होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा द्वारक या अवरोधक है, उसकी प्रकाश स्रोत और पर्दे से दूरी अनंत होती है, तो उस प्रकार का विवर्तन फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विवर्तन कौन कौन सी तरंगों का हो सकता है? जैसे यहाँ तो हमने सिर्फ प्रकाश तरंगों का देखा था प्रैक्टिकल में, तो विवर्तन सभी तरंगों का गुण है, किसी भी तरंग में हो सकता है। ध्वनि तरंग होती है, उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? हमारे जो घर के खिड़की दरवाजे होते हैं, इनके लगभग बराबर का होता है, यानी कुछ मीटर के आकार का होता है उनका। इसीलिए सामान्य जीवन में हमें ध्वनि का विवर्तन तो अनुभव हो जाता है।
क्योंकि हम अगर थोड़े टेढ़े भी खड़े हैं तो ध्वनि हमें बाहर से कोई आवाज़ लगाएगा, खिड़की से टेढ़े खड़े हैं तो भी सुन जाती है, तो वहाँ विवर्तन हो गया। लेकिन प्रकाश तरंगों का जो तरंग-दैर्ध्य होता है वो बहुत थोड़ा होता है, हमें पता है 10 की घात -7 मीटर के आसपास की होती हैं कुछ। तो तरंग-दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण हमें ये सामान्य जीवन में सामान्यतः दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था जैसे प्रैक्टिकल में हमने किया है उस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें जो अवरोधक है या जो स्लिट है वो लगभग उसी आकार की हो जितना प्रकाश का तरंग-दैर्ध्य होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार अवरोधक के कारण एक वर्णी प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप कैसा होगा? तो जैसे कि चित्र में दिखा रखा है, अगर हमारे पास मान लो एक द्वारक है, छोटा-सा गैप है, वृत्त के आकार का है, तो उसमें से जो प्रकाश किरण गुजरेगी, तो बीचों-बीच एक चमकीली वर्ताकार फ्रिंज बनेगी। इस वर्ताकार फ्रिंज के चारों ओर एक वर्ताकार काली फ्रिंज, फिर उसके बाद में कम तीव्रता की वृत्ताकार चमकीली फ्रिंज, फिर एक वृत्ताकार काली, फिर चमकीली। तो इस प्रकार केंद्र से दूर जाते हैं तो घटते हुए तीव्रता के क्रम में हमें चमकीली वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं तथा काली फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो केंद्र से दूर जाने पर बढ़ती जाएगी। फ्रिंजों की तीव्रता का जो प्रारूप है ऐसा ही हमें स्लिट द्वारा जो विवर्तन का प्रयोग हमने किया है उसमें भी मिला है। तो इस वीडियो में हमने विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन को प्रैक्टिकल करके और दैनिक जीवन में उदाहरण सहित सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की। इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।